आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग इंग्लैंड में सत्ता परिवर्तन और सेना में अशांति, खास तौर पे नौसेना का जो विद्रोह हुआ था उसके बारे में मुख्य रूप से जानकारी हासिल करेंगे। जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि कैसे क्रिप्स मिशन फेल हो गया और आज़ाद हिंद फौज का जो मुकदमा चला जिस पर अंग्रेज़ों को मुंह की खानी पड़ी और उन्हें तीनों ही जो अफसर थे उनको क्षमा करना पड़ा। इन सारी और जो शिमला समझौता था, वेवल योजना थी, सम्मेलन जो था शिमला सम्मेलन, वो सब फेल हो गया। तो इसी टाइम पीरियड में इंग्लैंड में भी बहुत बदलाव चल रहा था। वहाँ पर नए चुनाव हुए थे और वहाँ की जो मजदूर दल जो सत्ता में आने वाला की तैयारी कर रहा था, उनके द्वारा ये कहा गया कि अगर हमारा दल अर्थात मजदूर दल अगर चुनाव जीत गए तो वे लोग भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान कर देंगे। और साथ ही साथ ये इसका परिणाम ये हुआ कि चुनावों में मजदूर दल भारी बहुमत से विजय हुआ। 10 जुलाई 1945 को मजदूर दल की सरकार ब्रिटेन में स्थापित हो गई। अब चर्चिल के स्थान पर एटली प्रधानमंत्री बने और एमरी के स्थान पर लॉर्ड पैथिक लॉरेंस भारत सचिव बने। अगस्त 1945 में गवर्नर जनरल वेवल ने गवर्नरों का एक सम्मेलन बुलाया जिसमें भारत में चुनाव कराने का निर्णय लिया गया, लेकिन साथ ही ये भी कहा गया कि ये चुनाव शीतकाल में होंगे क्योंकि उससे पहले ही द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था और भारत में चुनाव नहीं हो पाए थे। ब्रिटिश सरकार शीघ्र ही स्वशासन स्थापित करने हेतु भारत में संविधान सभा बुलाना चाहती है और चुनावों के बाद प्रांतों में पुनः उत्तरदायी सरकार स्थापित की जाएगी, ऐसा वेवल द्वारा कहा गया। 1945 में चुनाव हुए। कांग्रेस को सामान्य सीटों के ऊपर बढ़त मिली जबकि मुस्लिम प्रांतों में मुस्लिम लीग को फ़ायदा मिला। इससे स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस का मुसलमानों पर कोई विशेष प्रभाव नहीं था और मुसलमानों का वास्तविक प्रतिनिधित्व मुस्लिम लीग ही कर रही थी। 7 प्रांतों में कांग्रेस के मंत्रिमंडल बने। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में खुदाई खिदमतकार का मंत्रिमंडल बना जिसके नेता खान अब्दुल गफार खां कांग्रेसी थे। पंजाब में कांग्रेस तथा अकाली दल की मिलीजुली सरकार बनी तथा बंगाल में और सिंध में मुस्लिम लीग ने मंत्रिमंडल बनाए। इसी टाइम पीरियड में एक और बहुत बड़ी घटना भारत में घट रही थी और वो थी नौसेना का विद्रोह। द्वितीय विश्व युद्ध के समय एक नई, यूँ कहना चाहिए कि एक रॉयल सेना नाम की एक रॉयल इंडियन नेवी समुद्र की तट की सुरक्षा के लिए इसका गठन किया गया था और इसमें नौसेना सैनिक टुकड़ी के जो अधिकांश उच्चाधिकारी थे वो अंग्रेज़ थे। ये नौसैनिक जो थे ये अंग्रेज़ों के अधीन काम करते थे और इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन अंग्रेज़ अधिकारियों का अपने मातहत जो कर्मचारी थे, जो सैनिक थे, उनके साथ व्यवहार ठीक नहीं था। फरवरी 1946 में बम्बई में कुछ भारतीय नौसैनिकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा था और वे तलवार नामक जहाज से संबंधित थे। इन भारतीय नौसैनिक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले सैनिकों द्वारा जब खराब खाने की शिकायत की गई तब उन्हें यह कहा गया कि भीखमंगों को अपने खाने का चयन करने का अधिकार नहीं होता, जो दिया जाए उसी से में गुजारा किया जाए। बस फिर क्या था, सभी नौजवान प्रशिक्षणार्थी नौसैनिक उत्तेजित हो उठे और उन्हें हर तरफ अंग्रेजों भारत छोड़ो, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय के नारे लिख दिए। साथ ही साथ जो रेडियो ऑपरेटर थे दत्त को गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि अंग्रेज अधिकारियों को ये संदेह था कि उन्होंने ही नौसैनिकों को भड़काया था। दत्त की गिरफ्तारी से नौसैनिक और ज़्यादा उत्तेजित हो गए और 18 फरवरी 1946 को उन्होंने हड़ताल कर दी। शाम तक तलवार जहाज पर कार्यरत सभी भारतीय नौसैनिक इस हड़ताल में सम्मिलित हो गए। इसका प्रभाव अन्य जहाज पर काम करने वाले भारतीय सैनिकों का भी पड़ा और वो भी धीरे धीरे इसके अंदर सम्मिलित हो गए। नौसेना के जहाज़ों पर लहराने वाला यूनियन जैक का झंडा नीचे उतार लिया गया और उसकी जगह कांग्रेस तथा लीग के झंडे फहराने लगे। हर तरफ बम्बई शहर में जुलूस निकले जिसमें जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए गए। 19 फरवरी 1946 को अंग्रेज फ्लैग ऑफिसर रॉथराय तलवार जहाज पर आया और उसने हड़तालियों की मांगों की जानकारी प्राप्त की। उनको जो जानकारी दी गई उन्होंने उसमें बदलाव करने की उन्होंने उन मांगों को मांगने की बात की और ये कहा कि किसी भी हड़ताली को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इसके बाद जब सैनिकों ने वापसी करने की कोशिश की तो रॉथ ने जहाज से लौटते ही
समुद्र तट पर तैनात 300 नाविकों की गिरफ्तारी का आदेश देकर उसी रोज अपने आश्वासन का गला घोट दिया। इससे हड़ताल और भी व्यापक हो गई। मुंबई की जनता भी हड़तालियों के साथ हो गई और उन्होंने आवश्यक खाद्य सामग्री उनको पहुंचाने लगे। 21 फरवरी तक रॉयल इंडियन नेवी के सभी जहाज़ों के नाविक हड़ताल में सम्मिलित हो चुके थे। 3-4 दिन में ही हड़ताल की तीव्रता से ब्रिटिश सरकार आश्चर्यचकित हो गई और उन्होंने अब अपना शक्ति का प्रयोग करने का निश्चय उनके द्वारा किया गया। 21 फरवरी के दिन सुबह होते ही एक अंग्रेज सैनिक ने एक भारतीय नौसैनिक पर गोली चला दी। उसी के साथ युद्ध शुरू हो गया। अंग्रेजों ने बैरकों और जहाज़ों पर गोले बरसाने शुरू कर दिए और नौसैनिकों ने जहाज़ों की तोपों के मुंह अंग्रेज सैनिकों की ओर मोड़ दिए। आपस में बड़ी ही भयंकर गोलाबारी हुई और दोनों तरफ के कुछ सैनिक मारे गए, अनेक घायल हुए। 4 बजे युद्ध विराम संधि हो गई और एडमिरल गॉडफ्रे ने 9 सैनिकों को आत्मसमर्पण की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि वह 9 सैनिकों की हड़ताल और बगावत को कुचलने के लिए दृढ़ संकल्प हैं, चाहे पूरी रॉयल इंडियन नेवी नष्ट क्यों नहीं हो जाए। तब हड़तालियों ने मदद मांगी लीग और कांग्रेस से, लेकिन यहाँ पर उनको असफलता हासिल हुई और लीग और कांग्रेस दोनों ने ही उनको समर्थन देने से इनकार कर दिया। अगर इस समय लीग और कांग्रेस ने उनको समर्थन दिया होता तो शायद उसी समय अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना पड़ता, लेकिन साम्यवादी दल और मजदूर यूनियनों ने 9 सैनिकों को पूरा समर्थन दिया और 22 फरवरी को मुंबई में अभूतपूर्व हड़ताल का आयोजन किया। सब कुछ व्यवस्थित ढंग से चल रहा था, लेकिन सेना ने बिना किसी चेतावनी के गोलियां चलाई। 4 लोग मारे गए, 20 घायल हुए। सरकारी आंकड़ों से पता लगता है कि 21 से 23 फरवरी के मध्य करीब 250 आदमी मारे गए थे। 23 फरवरी को कांग्रेस और लीग के नेताओं ने दबाव बनाकर 9 सैनिक हड़तालियों को आत्मसमर्पण करने के लिए विवश कर दिया। उन्हें आश्वासन दिया गया कि उनके नेताओं को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और न उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, परंतु आत्मसमर्पण के तत्काल बाद हड़ताली नेताओं को बंदी बना लिया गया और उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई। तो इस प्रकार भारतीय इतिहास में 9 सैनिक विद्रोह अपना बहुत ही अभूतपूर्व स्थान रखता है। अंग्रेज एक बार डर गए थे कि अगर ये 9 सैनिकों को कांग्रेस और लीग का समर्थन मिल गया तो कहीं उन्हें भारत छोड़कर भागना नहीं पड़े, लेकिन ये विडंबना है कि उस समय हमारे राजनीतिक जो दल थे उन्होंने इन सैनिकों को साथ नहीं दिया। इसी टाइम पीरियड में किसान और मजदूर संघर्ष भी चल रहा था। अलग अलग क्षेत्रों में ये संघर्ष चल रहा था, जिनकी भी भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति में बहुत ही अहम योगदान है। इसमें खास तौर पर तेलंगाना के किसानों का विद्रोह, त्रावणकोर रियासत के पुन्नप्पा वायलदार के किसानों का विद्रोह, बंगाल के तेभागा आंदोलन, इन सब का वर्णन जब हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि ये भी कहीं ना कहीं भारतीय स्वतंत्रता में अपना अमूल्य योगदान देते हैं। इस प्रकार स्वतंत्रता पूर्व कुछ महीने मजदूरों की संघर्षात्मक गतिविधियों से भी परिपूर्ण रहा। 1946-47 में कई उग्र आंदोलन मजदूरों द्वारा किए गए। 1946 में दक्षिण भारतीय रेलवे के मजदूरों ने हड़ताल कर दी। इसमें सरकार द्वारा दमन का सहारा लिया गया, कई लोग मारे गए। अगस्त 1946 में कानपुर के कपड़ा मिल मजदूरों और चमड़े के कारखानों के मजदूरों ने हड़ताल कर दी। फिर कोयला खानों के मजदूरों ने, कालार सोना खान के मजदूरों ने, नागपुर कपड़ा मिल मजदूर आदि अन्य मजदूर संगठनों भी अलग अलग क्षेत्रों में जो उनके द्वारा हड़ताल की गई, उसका परिणाम ये रहा कि अंग्रेज़ों को अब ये डर सताने लग गया था कि उन्हें जल्द ही भारत छोड़कर जाना पड़ेगा। धन्यवाद।